हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल फिजिक्स विद ममता। हमने एक प्रीवियस ईयर एस्टेट के पेपर सॉल्व करने की एक सीरीज शुरू की हुई है जिसमें हम 2023 और 22 कर चुके हैं। 22 में से शायद 2-4 क्वेश्चन रहते हैं, उनकी वीडियो भी मैं जल्दी अपलोड कर दूंगी। तो आज हम शुरू करते हैं एस्टेट 2021 का पेपर, ठीक है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताएं, अपने पॉजिटिव जो भी कमेंट्स हैं वो ज़रूर करें, क्योंकि वही मुझे क्या देते हैं, मोटिवेशन देते हैं कि कैसा कंटेंट मैं आपके लिए बनाऊं। मेरी कोशिश ये है कि आप क्वेश्चन को समझ पाएँ, कैसे क्वेश्चन करना है, इसका की पॉइंट क्या है वो समझ पाए। अगर वो भी आप समझ पाते हैं तो भी बहुत बेस्ट है, और प्रीवियस ईयर करना बहुत ज़रूरी है। ये पेपर तो ये मान के चलो आपको 2 से 3 बार रिवीजन आपकी होनी चाहिए इनकी, कि एक बार अगर मैं करवा रही हूँ तो एक बार आप खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए कि मैं कंसेप्ट को एकदम से एनालाइज कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रही हूँ। तो ये सब आप खुद से करोगे। देखो, मेहनत तो आपकी है, मैं तो सिर्फ आपको बेस्ट गाइड कर सकती हूँ और जो इतना हो सकता है बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कर सकती हूँ, और मैं कर भी रही हूँ। मेरी तरफ से मैं 100% कोशिश कर रही हूँ कि अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको मिले, अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस आपको मिले। मैंने एक और भी सीरीज शुरू की है जिसमें मैं पहले टॉपिक करवाती हूँ, फिर उसी टॉपिक के क्वेश्चंस करवाती हूँ। कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर होते हैं और कुछ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसे क्वेश्चंस हम डील करते हैं, ठीक है। तो आप उसको भी देखें, वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो लेट्स स्टार्ट, हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अ लीनियर ऑसिलेटर ऑफ अ चार्ज E is perturbed by an electric field E along positive Z direction, then फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन ऑफ एनर्जी nth एनर्जी विल बी। क्या होगा? ये एमएससी के टॉपिक से आया हुआ क्वेश्चन है, परटर्बेशन थ्योरी से। परटर्बेशन थ्योरी में जनरली क्या होता है कि हम कोई भी परटर्बेशन थ्योरी की हेल्प से हमारे पास किसी भी nth एनर्जी स्टेट का क्या निकाल सकते हैं कि कितनी एनर्जी चेंज हुई होगी वो निकाल सकते हैं। इसने कहा एक लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर है जिसका चार्ज है E और वो परटर्ब्ड है बाय इलेक्ट्रिक फील्ड E। तो अगर एक चार्ज E है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पर कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी या कितना फोर्स होगा, वो क्या होगा? क्यू E इज इक्वल टू E। क्योंकि हमारे पास हम टोटल हैमिल्टोनियन लिखते हैं, वो किस किस का सम होता है? ओरिजिनल हैमिल्टोनियन प्लस परटर्ब्ड पार्ट ऑफ द हैमिल्टोनियन। और हमें पता है ओरिजिनल हैमिल्टोनियन हम किसकी हेल्प से लिख सकते हैं? स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन की हेल्प से लिख सकते हैं, दैट शुड बी इक्वल टू, या फिर हम कह सकते हैं जो परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन बेसिकली होता क्या है, जो सम होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ mv², है ना, या फिर p²/2m। p²/2m आपके पास क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी। और p क्या होता है? एक मोमेंटम ऑपरेटर अगर मैं बात करूं तो माइनस आयोटा h क्रॉस करली बाय करली x। इसमें क्या कहा है इसने कि अलोंग पॉजिटिव z डायरेक्शन है, तो ये z डायरेक्शन की बात कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस मोमेंटम ऑपरेटर को क्या लिख देंगे? माइनस आयोटा h क्रॉस करली बाय करली z। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी तो ये क्या बनेगा? माइनस h²/2m, p²/2m है ना। तो ये है काइनेटिक एनर्जी। ये वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर की होती है पोटेंशियल एनर्जी। हम जनरली क्या लिखते हैं? 1/ω² x²। हम क्यों लिखते हैं? तब हमारे पास जो हार्मोनिक का ऑसिलेशंस होता है वो किस में होता है? x डायरेक्शन में, लेकिन यहाँ पे क्या है? z डायरेक्शन में। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी? 1/2mv²z²। यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक अनदर पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस होगी जो किसके इक्वल होगी? E। और किस डायरेक्शन में? z डायरेक्शन में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किस में है? z डायरेक्शन में। तो ये आपके पास हो गया टोटल हैमिल्टोनियन, जिसमें सम है ओरिजिनल या फिर हार्मोनिक ऑसिलेटर का हैमिल्टोनियन प्लस परटर्ब्ड। परटर्ब्ड मतलब इस परटर्बेशन से कितना हैमिल्टोनियन, परटर्ब्ड मतलब होता है कुछ उसके अंदर एरर, मतलब वो क्या होगा? परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन। तो HP जो है वो क्या होगा? इस फोर्स की, इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से एक नया पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा EE, किस डायरेक्शन में? Z डायरेक्शन में। वो हम ऐड कर देंगे। अब मैं nth एनर्जी को कैसे लिख सकती हूँ? परटर्ब्ड पार्ट में ये होता है, इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन इन nth एनर्जी स्टेट। तो ये आपके पास कितना है? इसको लिखते हैं जितना आपका पोटेंशियल जो परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन है वो HP, और इसको ऐसे लिखते हैं N। ये आपकी nth स्टेट है किसकी? हार्मोनिक ऑसिलेटर की, इनटू परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन H इनटू N। और हमें पता है परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन किसके इक्वल है? E किस डायरेक्शन में? Z डायरेक्शन में, या N वेक्टर।
ठीक है। तो ये आपके पास क्या होगा, एज अ ऑपरेटर वर्क करेगा। तो ई तो कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लो, ये आपके पास क्या बनेगा, एन, इसको बोलते हैं ब्रा वेक्टर और इसको बोलते हैं केट वेक्टर, है ना, ब्रैकेट वेक्टर मतलब। तो इसमें हम क्या करेंगे, लैडर ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे लैडर ऑपरेटर हार्मोनिक ऑसिलेटर में यूज़ करते हैं। ये होता है राइजिंग ऑपरेटर और ये होता है लोवरिंग ऑपरेटर। राइजिंग ऑपरेटर क्या करता है, जब मैं किसी भी nth स्टेट पे लगाती हूँ तो वो स्टेट का इंक्रीज कर देता है, तो ये n+1 कर देगा और उसी स्टेट का क्या होगा आगे मैग्नीट्यूड, ये उसकी होती है आइगन वैल्यू। ये आइगन वैल्यू है किसकी, लैडर ऑपरेटर A+ की। सिमिलरली अगर A की बात करूँ, ये क्या है लॉवरिंग ऑपरेटर, इसकी आइगन वैल्यू क्या होती है √n। ये क्या करता है, जो nth स्टेट है उसको एक कम कर देता है, तो ये हो गया n-1। तो मैंने लैडर ऑपरेटर जब इस पे लगाया तो फर्स्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा, इसकी वजह से क्या होगा, डिक्रीज होगा। और हमें पता है n × n+1, ये अगर दो स्टेट्स होती है तो अकॉर्डिंग टू ड्राग डेल्टा फंक्शन हमारे पास अगर ये दोनों स्टेट सेम ना हो तो इनकी वैल्यू क्या होती है 0। अगर ये स्टेट दोनों n होती तो इनकी वैल्यू क्या होती 1। अगर ये स्टेट n या n+1 हो तो क्या होगा 0। अगर ये स्टेट n या n-1 हो तो भी ये क्या होगा 0। तो इसका मतलब अगर आप इस लैडर ऑपरेटर को यहाँ पे लगाएंगे तो ये आपके पास क्या वैल्यू देगा 0। और लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन करेक्शन ऑर्डर है वो लगभग वो किसके इक्वल आता है 0 के इक्वल आता है। और ये लगभग हर केस में ही होता है कि आपके पास पर्टर्बेशन के कारण फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन ग्राउंड स्टेट में तो हमेशा 0 ही होगा। इसका मतलब क्या होता है कि ग्राउंड स्टेट हार्मोनिक ऑसिलेटर फर्दर किसी भी पार्ट में पर्टर्ब्ड नहीं है ना। लगभग ये हर केस में ग्राउंड स्टेट की अगर मैं बात करूँ तो 0 आता है। ठीक है, ये एमएससी का क्वेश्चन था, इसका थोड़ा सा बेसिक्स आपको पीछे का पता होना चाहिए तो ही कर पाओगे कि पर्टर्बेशन क्या होता है, टोटल हैमिल्टोनियन आप कैसे लिखते हो, पर्टर्ब्ड पार्ट कैसे लिखते हो और इसको कैसे अप्लाई करते हो। बस अगर आपको इतना सा केस है, इस पर मैं 1-2 वीडियोस बनाऊंगी अलग से, 1-2 क्वेश्चन करवा के भी देखेंगे। वैसे 2021 और 2019 का एस्टेट पेपर था वो थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि इन्होंने उसमें एमएससी को पूछा हुआ था, अच्छा खासा एमएससी का पूछा हुआ था, तो थोड़ा सा औरों के मुकाबले, वैसे इनका कोई पैटर्न तो है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। 2 स्फेरिकल न्यूक्लियाई है हमारे पास A एंड B और जिनके मास नंबर आपको गिवन है, तो उनकी रेडियाई पूछी है। हमें पता है कि जो न्यूक्लियस की रेडियाई होती है उसका फार्मूला क्या होता है, R = R0A। क्या होता है उसका मास नंबर। किसी भी न्यूक्लियाई को या एटम को हम कैसे लिखते हैं, ZX(A). Z इसका क्या होता है एटॉमिक नंबर, A क्या होता है उसका मास नंबर। तो हमारे पास जो एटॉमिक न्यूक्लियाई है, जो न्यूक्लियस की न्यूक्लियाई है वो किस पे डिपेंड करती है, मास नंबर की पावर 1/3 पे। तो अगर मैं A न्यूक्लियस की बात करूँ तो RA को लिख सकती हूँ R0A, A का मास नंबर की पावर 1/3। A का मास नंबर कितना है 216, इसकी 1/3 मतलब 6 R0। तो RA/RB का अगर रेशियो निकालूं तो मैं ये क्या आएगा 6/4 ऑफ R0 मीन्स 3/2। तो ये इसने पूछा हुआ था। ये हमें पता होना चाहिए कि ये लिक्विड ड्रॉप मॉडल से ही हम फॉर्मूला लिखते हैं, जिसमें हमें पता होता है कि रेडियस न्यूक्लियस की जो रेडियस है वो किस पे डिपेंडेंट है, मास नंबर की 1/3 पे डिपेंडेंट होती है। जबकि न्यूक्लियस की डेंसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। चाहे कितना भी हैवी न्यूक्लियाई हो, चाहे कितना भी लाइट न्यूक्लियाई हो, उनकी जो डेंसिटी है वो हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हमारे पास क्या है, एक LCR सीरीज सर्किट है जो कंटेन करता है एक रेजिस्टेंस, ठीक है, जिसकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी आपको गिवन है और एट रेजोनेंस वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस, द रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज कितनी ड्रॉप है 60 वोल्ट और इंडक्टेंस के अक्रॉस 40 वोल्ट। तो इसने पूछा है कि इंडक्टेंस जो इसमें लगा हुआ है उसका वैल्यू क्या होगी। तो हमारे पास क्या है, देखो एक LCR सर्किट है तो एक इंडक्टर है, एक कैपेसिटर है, एक रेजिस्टेंस है, इसको मैंने एक सोर्स से जोड़ा हुआ है, ठीक है। इस सोर्स की वैल्यू आपके पास कितनी है, जो ये सोर्स आपको गिवन है इसकी रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी आपको गिवन है कितनी 250 रेडियन पर सेकेंड। अगर मुझे इसकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी सिर्फ फ्रिक्वेंसी निकालनी हो, एंगुलर आपको गिवन है, सिर्फ फ्रिक्वेंसी निकाली हो, इसको बोलते हैं रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी। वो क्या होगी 250/2 पाई ऑफ रेडियन पर सेकेंड। हमारे पास रेजिस्टेंस में कितना करंट होगा, रेजिस्टेंस में कितना करंट होगा,
जितना इसका अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है, क्योंकि हमें इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप गिवन है ना, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितनी है 60, और कितना करंट है, रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस आपको पता है कितना है 120, तो इसका मतलब यहाँ से कितना करंट पास करेगा 0.5 एम्पियर। और हमें पता है कि LCR एक सीरीज रेजोनेंट सर्किट है, तो सीरीज में करंट क्या रहता है, सेम रहता है, वोल्टेज डिफर करती है, तो इसका मतलब जितना करंट रेजिस्टेंस में उतना ही किस में होगा, इंडक्टर में भी होगा। तो इसका मतलब इंडक्टर को भी मैं निकाल सकती हूँ, तो इंडक्टर का रिएक्टेंस कितना होगा वो हम निकाल लेंगे, क्योंकि इंडक्टेंस के अक्रॉस हमें वोल्टेज क्या है गिवन है, दैट इज गिवन 40 वोल्ट। तो 40 ओवर जितना करंट इसमें से पास कर रहा है, तो ये कितना बनेगा इंडक्टेंस 80 ओम। 80 ओम आपके पास इंडक्टर का क्या बनेगा रेजिस्टेंस। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस, एल की वैल्यू चाहिए। तो आप रिएक्टेंस को कैसे लिखते हो, एक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई इंटू रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी इंटू एल। तो एक्सएल निकालना, एक्सएल की वैल्यू आपके पास पता है, 2 पाई की भी पता है, न्यू आर की भी पता है, तो पुट कर दो एक्सएल बाय ओमेगा आर। एक्सएल की वैल्यू कितनी है 80 वोल्ट और ओमेगा आर 25, तो ये कितना आएगा 0.32 हेनरी। और इंडक्टेंस की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, हेनरी होती है। एक बार आप यहाँ से रिवाइज भी कर लेना कि क्या यूनिट होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4। हमारे पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास है m और उसकी इनिशियल वेलोसिटी है x डायरेक्शन में, मतलब v इज इक्वल टू v नॉट आई कैप। और जो आपका पार्टिकल है वो कैसा है, नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है। नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल कौन सा होता है, जिसकी जो स्पीड है वो क्या हो, स्पीड या वेलोसिटी बहुत कम हो एज कंपेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट से। एंटर करता है एक इलेक्ट्रिक फील्ड में जिसकी वैल्यू है माइनस ई नोट आई। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या है माइनस ऑफ एक्स कैप, जबकि वेलोसिटी क्या है पॉजिटिव एक्स कैप at t equal to 0 if its de Broglie wavelength just at the entry in the electric field is lambda नोट। कि इनिशियल में जो इसकी जस्ट एट द एंट्री का मतलब क्या है इनिशियल पॉइंट, तो जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो इनिशियल में कितनी है उस इलेक्ट्रिक फील्ड में लैम्डा नोट। तो इसने पूछा है कि एट टाइम t के बाद क्या होगा, तो बहुत ही इजी कंसेप्ट था, कुछ ही नहीं करना है आपको इसमें। हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, हमें निकालना है डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला आपको एकदम से क्लिक करना चाहिए, जो क्या होता है लैम्डा इज इक्वल टू HM/V। इसका मतलब इसने 2 V की बात की है, एक तो एट टाइम t इक्वल टू 0 और एक t इक्वल टू किसी टाइम t पे। तो 2 वेलोसिटी होगी, एक इनिशियल वेलोसिटी और एक फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी में इलेक्ट्रिक फील्ड या वेवलेंथ कितनी होगी, तो इनिशियल वेलोसिटी में कितनी होगी लैम्डा इज इक्वल टू HM नॉट जो रेस्ट मास है इंटू उसकी v। और अगर मैं फाइनल में बात करूं तो HM नॉट ऑफ, या m लिख सकते हो m ऑफ v फाइनल। तो हमें ये v फाइनल पता करनी है कि जो v फाइनल वेलोसिटी है वो कहाँ से आएगी। तो देखो हमारे पास v फाइनल वेलोसिटी आएगी स्ट्रेट लाइन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन से। इनिशियल में वेलोसिटी की किस डायरेक्शन में है पॉजिटिव x में, इलेक्ट्रिक फील्ड किस में है माइनस ऑफ e नॉट e में। तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से क्या होगा, ये इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। हमें पता है जब भी कोई पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में जाएगा तो उस पर एक फोर्स लगेगा, वो इलेक्ट्रिक फोर्स किसके इक्वल होगा, जितना चार्ज और जितना इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू के इक्वल। तो फोर्स को लिख सकते हैं m में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा Q ऑफ E नोट। तो एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी Q ऑफ E नोट बाय m। तो इसका मतलब V फाइनल की वैल्यू निकल गई जो किसके इक्वल है इनिशियल वेलोसिटी प्लस QEm इंटू टी। अब कुछ नहीं करना है, एट टाइम t पे आप वैल्यू पुट करो H/m V फाइनल। हमें एट टाइम t पे ही तो इसने पूछा है, V फाइनल की वैल्यू पुट कर थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा क्योंकि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमें चाहिए आंसर। तो देखो आंसर हमें क्या चाहिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। तो यहाँ पे देखो V नोट की V नोट तो है ही नहीं, तो इसको डिवाइड कर दो 1/V नोट से। m भी नहीं है बाहर कहीं भी, तो m से क्या कर सकते हैं हम डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। तो आप इसको जब रीअरेंज करोगे ना सिर्फ Q की जगह E की वैल्यू पुट करनी है, और जहाँ पे मैंने Q लिख दिया था ना भाई इलेक्ट्रिक फील्ड है E, तो E लिख सकते हैं E ऑफ E/m। तो जस्ट रीअरेंज आप जब करके देखोगे तो जो आपकी वैल्यू आएगी वो आएगी C ऑप्शन, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नोट 1 प्लस QE नोट T/mV नोट, ठीक है। कुछ ही नहीं करना है, इसमें 2 चीज़ का कॉम्बिनेशन है, एक इक्वेशन ऑफ मोशन का और एक डी ब्रोगली वेवलेंथ का, कि डी ब्रोगली वेवलेंथ आप कैसे लिखोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, वेरी इजी क्वेश्चन। एक बुलियन एक्सप्रेशन का 1 साल छोड़ के 1 साल में पेपर में पूछ रहे हैं। ये अपन ने 22 में
किया था शायद, नहीं 23 में किया था, 22 में नहीं आया था, अब 21 में आ गया। तो एक बार छोड़ के एक बार ये बुलियन एक्सप्रेशन ऐसे पूछ रहे हैं। बुलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो मैंने बताया था डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, अगर पूरे पे आपका बार हो तो वो क्या हो जाता है, अगर मल्टीप्लाई है वो किस में चेंज होगा, प्लस साइन में, और बार क्या हो जाएगा, सिंगल सिंगल पे। अगर आपका पूरे पे कॉम्प्लीमेंट है और बीच में पॉजिटिव साइन है तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव साइन इज कन्वर्टेड इनटू डॉट, और इंडिविजुअल क्या आ जाएगा, बार। बार इंडिविजुअल आ जाता है। अगर इंडिविजुअल बार है और दोनों के बीच में क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, तो बार कॉम्प्लीमेंट पूरा हो जाएगा और a प्लस बी हो जाएगा। बस इसी कंसेप्ट को आपको यूज़ करना है। पहले मैंने क्या किया, इन दोनों की मल्टीप्लाई की, a बार b, b बार b। b बार b क्या होता है, अपने ही फंक्शन का अपने कॉम्प्लीमेंट से मल्टीप्लाई क्या होता है, 0, और जबकि अपने ही कॉम्प्लीमेंट के साथ एडिटिव क्या होता है, 1। तो ये वैल्यू तो 0 हो गई। यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, a बार को कॉमन निकाल सकती हूँ, a बार कॉमन निकलेगा तो b प्लस b बार बचेगा जो क्या हो जाएगा 1। तो ये क्या बनेगा, a बार प्लस b। तो ये पुट कर दिया, और इसको मैंने अलग अलग कर दिया। इसको कैसे लिख सकती हूँ, a बार मल्टीप्लाई है तो डॉट पॉजिटिव में हो जाएगा, a बार प्लस b बार। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो, a बार क्या होगा, a कितने भी फंक्शंस क्यों ना हो, अगर सेम फंक्शन है मल्टीप्लाई उनकी क्या होती है, वही फंक्शन आता है जो फंक्शन होता है। तो a बार a क्या आएगा, a बार b, और ये बनेगा b बार a बार, और ये बनेगा b बार b। ये तो 0 हो गया। ये हमारे पास क्या कर सकते हैं, a बार कॉमन निकाल लो तो ये a बार बनेगा, a प्लस a बार, या फिर हम कर सकते हैं कॉमन निकालो चाहे ना निकालो, या पूरे फंक्शंस में से ही कॉमन निकाल लो। अगर आपके पास एक फंक्शन के साथ 1 प्लस कुछ भी आ जाए तो वो फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट ही सेम आता है, चाहे a प्लस कुछ भी आ जाए, चाहे a बार कुछ भी आ जाए 1 के साथ, तो आपका जो फंक्शन होता है वही सेम होता है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, a बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्पियर सर्किटल लॉ से। ये क्या कहता है कि एक फिगर आपको गिवन है, स्ट्रेट लाइन क्रॉस सेक्शन ऑफ मेटल शीट। एक मेटल शीट है जो कैरी कर रही है एक इलेक्ट्रिक करंट अलोंग इट्स सरफेस। सरफेस के अलोंग क्या कर रहा है, वो एक करंट को कैरी कर रहा है। तो करंट इन अ स्ट्रिप ऑफ विड्थ dl इज KDL। जो करंट है एक स्ट्रिप में dl में वो क्या है, KDL। के जो यहाँ पे कांस्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, एक पॉइंट P पे जो जस्ट अबो है इसके एट अ x डिस्टेंस, इस स्ट्रिप से इसकी डिस्टेंस कितनी है, x फ्रॉम द मेटल शीट पॉइंट। तो कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इसने पूछा है। ऐसे केस में जब भी हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज़ करते हैं। और एम्पियर सर्किटल लॉ, ये एक मेटल शीट है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक एम्पियर सर्किटल लूप को कंसिडर करेंगे। हम क्या करेंगे, एक एम्पियर सर्किटल लूप को कंसिडर करेंगे। तो ये आपके पास एक मैंने लूप कंसिडर कर लिया है, PQRS इस पॉइंट से एक लूप कंसिडर कर लिया है। हमें पता है कि करंट कहाँ मूव कर रहा है, करंट सिर्फ एक्सिस के अलोंग है ना, इसके एक्सिस के अलोंग है। तो इसका मतलब जो ये परपेंडिकुलर लाइंस है ये एम्पियर्स लॉ होता क्या है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए एम्पियर्स लॉ होता क्या है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ क्लोज सरफेस। ये हमारे पास एक क्लोज सरफेस हमने माना है ना, एम्पियर सर्किटल लूप में मैंने एक रेक्टेंगल लिया है जो क्या है, क्लोज सरफेस है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपके पास क्या होगा, एक क्लोज सर्किट में आपका इंटीग्रेशन मैग्नेटिक लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किसके इक्वल होगा, म्यू नॉट ऑफ आई या फिर जे, म्यू नॉट ऑफ जे। जे क्या होता है, इसकी करंट डेंसिटी, और इसने दी भी हुई है कि करंट कितना है, या फिर म्यू नॉट ऑफ आई एनक्लोज्ड कि कितना आई एनक्लोज्ड है। तो इसने कहा था कि डीएल लेंथ एलिमेंट में कितना करंट एनक्लोज्ड है, KL। ठीक है, तो ये पुट कर देंगे। हमें पता है ये सर्किटल लॉ 4 पार्ट्स में है। अगर मैं बात करूँ P से Q, Q से R, R से S और S से P, तो करंट कहाँ फ्लो कर रहा है, यहाँ पे देखो B डॉट DL मतलब B डॉट कॉस प्रोडक्ट है, तो इसका मतलब क्या होगा, B DL कॉस थीटा। तो ये कितना एंगल बना रहा है इसके साथ, ये तो इसके पैरेलल और एंटी पैरेलल में है ना, तो ये हमारे पास कितना एंगल बनेगा, BL मतलब थीटा क्या बनेगा आपका 0। लेकिन इस क्वांटिटी में QR और PS, इसमें थीटा क्या है 90। तो ये कंक्लूड नहीं करेंगे, तो इसका मतलब QR और SP कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे क्योंकि थीटा क्या है 0। लेकिन इन दोनों में करेंगे तो ये आपके क्या होगा, B डॉट DL PQ प्लस SP B डॉट DL दैट शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट KL। ठीक है, तो यहाँ पे
dl का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, l cos 0 1, तो ये क्या बनेगा bl प्लस bl इज इक्वल टू म्यू नॉट के एल, तो ये बनेगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट के एल बाई 2l, l से l कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा म्यू नॉट के बाई 2। ये हमें बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एट पॉइंट p पे कितना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हमेशा हमें एक एम्पियर सर्किटल लूप यूज़ करना होगा। मेरे हिसाब से ये टॉपिक इम्पोर्टेंट में है एम्पियर सर्किटल लूप का। ये अभी पीजीटी की स्क्रीनिंग हुई थी, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो एम्पियर सर्किटल जो आपको ला है अच्छे से तैयार करना चाहिए, उस पर बेस्ड कुछ और स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स को भी आपको सोल्व करना चाहिए। इन्हीं पे बेस्ड है सोलेनॉइड, इन्हीं पे बेस्ड आपका टोरॉइड, ये सब जो है, जो आपकी इनफाइनाइट सिंगल शीट है, ये सब इसी पे बेस्ड है, ये आपको करना चाहिए, है ना। ये मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हॉट टॉपिक है, आता भी होता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, कंसीडर अ हाइपोथेटिकल फिजन प्रोसेस व्हेन अ बावन टेलियम 120 न्यूक्लियस स्प्लिट करता है दो आइडेंटिकल न्यूक्लियाइज में, एक 26 आयरन B60 और विदाउट प्रोड्यूसिंग एन अनदर पार्टिकल और रेडिएशन। दो आइडेंटिकल पार्टिकल है सिर्फ किस किस के, आयरन के, ठीक है, और उनका मास दिया हुआ है आपको। एट दिस मोमेंट 2 Fi nuclei form, but before they start moving away due to coulombic repulsion, how far apart they are from the 2 nuclei। इसने कहा है कि एक न्यूक्लियाई था 92 टेल्डेनियम 120, वो किस में डिवाइड हो गया, दो न्यूक्लियाई में डिवाइड हो गया। इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, ये पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो हमें पता है इन दोनों के बीच का सेपरेशन किसके पे डिपेंड करेगा, इनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स पे, क्योंकि दो अलग अलग न्यूक्लियाइज है। तो आपका जो कूलम्बिक रिपल्सन एनर्जी है वो किसके इक्वल होगी, इन दोनों की जो एनर्जी रिलीज होगी इस रिएक्शन के दौरान उनके इक्वल होगी। तो मतलब mc² आपका किसके इक्वल हो जाएगा, जो इनका कूलम्बिक रिपल्सन एनर्जी है, जो किसके इक्वल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दो आपके पास एटॉमिक्स है, उनके दोनों के एटॉमिक नंबर Z1 Z2 E² बाय R²। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इस एनर्जी को निकालें, क्योंकि ये क्या है डेल्टा m। जब भी एक न्यूक्लियाई फर्दर दो न्यूक्लियाई में स्प्लिट होता है तो उसमें क्या आता है, एक मास डिफेक्ट आता है। उस मास डिफेक्ट को क्या कहते हैं, डेल्टा m, जो किसके इक्वल होता है, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट। आपको रिएक्टेंट की वैल्यू भी गिवन है और प्रोडक्ट की भी वैल्यू गिवन है, तो रिएक्टेंट की लिख देना और प्रोडक्ट कितने हैं, सेम ही मॉलिक्यूल्स है, तो -2 ऑफ इन दोनों का मल्टीप्लाई इनटू ये AMU यूनिट्स में होता है। तो ये क्या है AMU, इसको मेरे को किस में चेंज करना है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो एक AMU किसके इक्वल होता है, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इससे हम डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आपकी एनर्जी। ठीक है, जो एनर्जी इसमें रिलीज हुई है वो, या फिर हम कह सकते हैं इसकी बाइंडिंग एनर्जी के इक्वल डेल्टा MC इक्वल टू C²। अब हमें R² निकालना है, Z1 Z2 भी पता है, E भी पता है, 1.6 × 10⁻⁹ का स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी पता है, 9 × 10⁹ पुट कर देंगे जस्ट इक्विवेलेंट रख के। तो RC ये क्या बनेंगे आपके पास, कितने जो कूलम्ब रिपल्सन है या फिर कितनी जो डिस्टेंस है उन दोनों न्यूक्लियाई के बीच में। तो जब आप वैल्यू पुट करोगे तो अप्रोक्सीमेट आ जाएगी 3 × 10⁻⁻14 मीटर। हो सकता है वो आगे ऐसे लिख दे सीधा 0.3 फर्मी मीटर, है ना। तो ये कन्वर्जन भी थोड़ा सा आप अच्छे से कर जाना, कई बार ना पेपर का प्रेशर ऐसा होता है कि इस कन्वर्जन में गलती होने की वजह से पूरा क्वेश्चन किया हुआ भी गलत हो जाता है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। हमारे पास क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन था और ये बोहर थ्योरी से क्वेश्चन है कि एक लैम्डा नोट है जो मैक्सिमम वेवलेंथ है किसी लाइट की, जो क्या करती है, आयनाइज करती है एक हाइड्रोजन एटम को इन इट्स ग्राउंड स्टेट पे। कि मतलब एक ग्राउंड स्टेट का हाइड्रोजन एटम है जिसपे एक मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइट लैम्डा नोट फॉल कर रही है, तो वो उसको आयनाइज कर रही है। लाइट जो इंसिडेंट हो रही है हाइड्रोजन एटम पे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, इसी वेवलेंथ की लाइट भी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में भी इस पर फॉल हो रही है। तो ये पूछ रहा है कि जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कमिंग आउट विल बी कितना होगा, कि मतलब जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो वो किस पर डिपेंड करेगी, इन दोनों की एनर्जी पे। हमें पता है जब हाइड्रोजन क्या होता है, ग्राउंड स्टेट में होता है, तो उसकी एनर्जी हम कैसे लिखते हैं, ये nth एनर्जी इज इक्वल टू -13.6/n² E इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n क्या है आपके पास, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। अगर ग्राउंड स्टेट की बात करूं तो n क्या होगा 1, तो एनर्जी ग्राउंड स्टेट की क्या होगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात करूं तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, इसको डिवाइड कर देंगे। हमें पूछा है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जितना इनका बैंड गैप है या फिर जितना इन दोनों एनर्जीज का गैप है, दैट शुड बी इक्वल टू E1 - E0
दिस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे पुट कर देना है -3.4 माइनस ऑफ -13.6 दैट इज इक्वल टू 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था, ये 19 में भी पूछा हुआ है उन्होंने और 21 में भी सेम ही क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन था वहाँ भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। ये भाई ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट निकाल लो, चाहे टीजीटी साइंस है, चाहे एचपीएससी पीजीटी है, चाहे एचपीएससी या कुछ भी हो, असिस्टेंट प्रोफेसर है, ये ऐसा टॉपिक है जो मैंने हर पेपर में देखा है, चाहे बार्क का हो, चाहे आपका टिफर का हो, चाहे नेट का हो। ये जो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है ना, इस पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेट में हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इनका पाथ पूछ लिया जाता है कि ये पैराबोलिक पाथ कर रहा है, हेलिक्स में कौन सा पाथ कर रहा है, इस या फिर ये क्या कर देते हैं, इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देके वेलोसिटी की डायरेक्शन पूछ लेते हैं। बार्क में ऐसा भी क्वेश्चन आया हुआ है। ये बहुत हॉट टॉपिक है, इसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। मेरा एक वीडियो मैंने शॉर्ट में डाली हुई भी है, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एक चार्ज पार्टिकल है जो प्रोजेक्टेड किया है प्लेन परपेंडिकुलर टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल को रख दिया, उसने कहा है कि जो एरिया बाउंड होगा इसकी वजह से वो कितना होगा। तो ये जो मैंने टॉपिक करवाया था सर्कुलर मोशन का, ये पीछे मैंने एक वीडियोस भी डाली हुई है, आप देख सकते हैं कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो कैसा पाथ फॉलो करता है, सर्कुलर मोशन फॉलो करता है। जब वो सर्कुलर मोशन फ्लो करता है तो उसमें क्या होता है, हर पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, कुछ इस तरह से होती है, और जो एक एक्सीलरेशन लगता है इस पर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इस पे लगता होता है। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये जो मैंने क्रॉस दिखा रखा है, ये क्या बताता है आपको, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो कौन सी क्वांटिटी एरिया बाउंडेड पे रहेगी, तो हमें पता है जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किसके इक्वल होगा, जो फोर्स ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड है, तो एफसी किसके इक्वल होगा, QVB। सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv²/r, जिसकी डायरेक्शन मैंने बताई टुवर्ड्स द क्या होगी, हमेशा सेंटर पे होगी, किसी पॉइंट से भी आप देख सकते हो। ठीक है, अगर वो सर्कुलर मोशन में है तो रेडियस क्या होगी, mv/bq। सर्कुलर पाथ है तो आपका एरिया कितना होगा, πr²। तो इसको पुट कर देंगे, πr²। जब मैं पुट करूँगी तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। अब मैं इसको इस तरह से रीअरेंज कर सकती हूँ, तो ये mv² क्या है, काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दूँ तो ये पूरी टर्म तो क्या होगी, कांस्टेंट। अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इसने बोला भी है, q चार्ज है, मास उस पार्टिकल का, तो ये सारी चीज तो क्या है, कांस्टेंट। और ये क्या बनी, हाफ mv², दैट शुड बी काइनेटिक एनर्जी। तो एरिया किसके इक्वल होगा, प्रोपोर्शनल होगा काइनेटिक एनर्जी के। यही पूछा हुआ है, ये टॉपिक हर बार पूछा हुआ है, 22 में भी, 23 में भी, कभी भी देख लेना किसी भी पेपर में। यही फोर्स होता है, बस बेसिक इसका यही है कि सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल होता है, कूलम्ब फोर्स में। कभी वो वेलोसिटी पूछ लेता है, कभी वो पाथ पूछ लेता है, कभी वो एरिया पूछ लेता है, कभी वेलोसिटी की डायरेक्शन पूछ लेता है। बस ये जो टॉपिक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप मेरी तरफ से तो इसको 100% मान के चलो, ये आएगा ही आएगा। ठीक है, इस पर एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, अच्छे से तैयार करना है इसको। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक कैपेसिटर है A और B जिसकी वोल्टेज सेम है। वोल्टेज दोनों की क्या है, सेम है। हमें पता है कैपेसिटर का फंक्शन क्या होता है, कैपेसिटर क्या करता है, डीसी को ब्लॉक करता है, एसी को पास करता है ना। ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है। कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर में जो चार्ज होता है कितना स्टोर होगा वो किस पे प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के। तो दोनों कैपेसिटर की वोल्टेज तो इसने सेम दे दी। अब आगे क्या दिया है, इसने कहा है कि एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर ए कैन मेल्ट m ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। की कैपेसिटर ए की जो एनर्जी है ना, वो क्या मेल्ट करती है, m ग्राम आइस को 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर में करेगी ऑफकोर्स, अगर वो मेल्ट कर रही है तो। जबकि एनर्जी ऑफ कैपेसिटर बी है ना, उस वाटर को क्या कर देगी, बॉयल कर देगी सेम अमाउंट ऑफ वाटर की। मास दोनों अमाउंट ऑफ वाटर का क्या है, सेम। कितने डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे। अगर कैपेसिटेंस ए का गिवन है तो बी का क्या होगा, ये इसने पूछा है। ठीक है, तो इसने कुछ कंडीशंस क्या दी है कि आपके पास फर्स्ट में आइस से वाटर में हो रहा है तो मतलब यहाँ पे भी लेटेंट हीट का यूज़ होगा, और वाटर से वेपर में हो रहा है इसमें भी लेटेंट हीट का यूज़ होगा। ठीक है, तो आपको लेटेंट हीट ऑफ आइस भी पता होनी चाहिए और लेटेंट हीट ऑफ वेपर भी पता होनी चाहिए। तो लेटेंट हीट ऑफ आइस कितनी होती है, 80 कैलोरी, और लेटेंट हीट ऑफ वेपर कितनी होती है, 540 कैलोरी। ये आपको याद ही होनी चाहिए। ठीक है, तभी ये क्वेश्चन बन पाएगा, वरना बनेगा ही नहीं आपसे। हमें पता है कि कैपेसिटर की एनर्जी कितनी होगी, क्योंकि कैपेसिटर की जो एनर्जी है वही तो क्या कर रही है, इसको मेल्ट कर रही है और इसको वेपराइज कर रही है। तो कैपेसिटर की एनर्जी होती है ½ CV², है ना। इसने कहा है वोल्टेज दोनों की सेम है, तो मतलब ये जो एनर्जी है वो सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही है, कैपेसिटेंस ऑफ ए और कैपेसिटेंस ऑफ बी पे।
तो एनर्जी की वजह से ये कौन हो रहा है, मेल्ट हो रहा है। एनर्जी मतलब हीट दे रहे हो, हीट देने की वजह से ये मेल्ट हो रहा है। तो उस हीट की फॉर्मेशन किस फॉर्मेशन में है, लेटेंट हीट की। तो अगर मैं लिख दूं कि एनर्जी स्टोर्ड ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर किसके इक्वल होगी, टोटल एनर्जी जा रही है ना लेटेंट हीट में, तो एम तो दोनों का सेम है, एल ऑफ आइस, लेटेंट हीट ऑफ आइस। सिमिलरली अगर मैं बात करूं एनर्जी ऑफ बी कैपेसिटर, वो किसके इक्वल होगी, एम ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के, है ना। एम दोनों का सेम है और एनर्जी में दोनों की कैपेसिटेंस क्या है, डिफर है, लेकिन वोल्टेज दोनों की क्या है, सेम। तो इसका मतलब कैपेसिटेंस का रेशियो CA/CB किसके इक्वल होगा, लेटेंट हीट ऑफ आइस ओवर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और हमसे पूछा किसका है, बी का, तो निकाल सकते हैं CB किसके इक्वल आ जाएगी, CA जिसकी वैल्यू है 16 माइक्रोफैराड, मिलीफैराड, सॉरी 16 मिलीफैराड 10⁻³ इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना 540, लेटेंट हीट ऑफ आइस कितना 80, तो ये होगा 80 बाय ये, तो 0 से 0 ये कितना होगा 9 और 16 9, आपके पास इसकी वैल्यू निकल जाएगी ना, 16 × 9, देखो ये मैंने निकाला भी है, CA/CB इज इक्वल टू, तो ये आपके पास क्या बनेगा 540 × 16, ये बनेगा, ये 9 पे नहीं जाएगा है ना, 6 पे जाएगा, तो ये क्या होगा 180 मिलीफैराड। तो इसमें कंसेप्ट क्या था आपके पास कि जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वही क्या कर रही है, लेटेंट हीट में कन्वर्ट कर रही है। तो आज के 10 क्वेश्चन हमने किए। आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट ज़रूर करना, और वो भी मैं करवा दूंगी 2022 का पेपर भी, हम उसकी वीडियो बनाई हुई है, वो पता नहीं इधर उधर हो गई, अगर वो नहीं मिली तो मैं दोबारा उसको रिकॉर्ड करके और दोबारा अपलोड कर दूंगी। और वरना हम 2021 का कर रहे हैं। अब मैं कोशिश करूंगी कि डेली एक वीडियो आपके पास प्रीवियस ईयर की आ जाए और एक टॉपिक विद क्वेश्चंस के आ जाए, ताकि आपकी तैयारी अच्छी बनी रहे, है ना, क्योंकि लास्ट में तो हमें रिवाइज भी करना है। तो मेरी तरफ से आज के 10 क्वेश्चन मैंने कर लिए हैं। आपको ये सेशन कैसा लगा पॉजिटिव कमेंट्स ज़रूर करें, क्योंकि यही मुझे क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं। आप लोग देख लेते हो और कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, तो मुझे लगा कि सेशन अच्छा नहीं गया होगा, कोई इंटरेक्टिव नहीं होगा, तो थोड़े क्वेश्चंस डाउट्स रहते हैं। जितना आप कमेंट्स करते हो मेरे को मोटिवेशन मिलता है ना, सबको ही मोटिवेशन की थोड़ी थोड़ी ज़रूरत होती है, तो और मेहनत करने का मन करता है। और होप सो मैं बहुत मेहनत करूँगी, आपसे भी दुगनी मेहनत की मेरी इच्छा है कि मैं करूँ, आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करूँ, अच्छी वीडियोज़ प्रोवाइड करूँ, है ना। तो थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड विद अस।